Okay, so let's start the class. So today we'll be starting with the basis and dimension of a vector space. बट उससे पहले एक बार हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन और हमने ट्रिपलेट्स और वगैरह का तो देखा था, बट आज हम फंक्शंस का भी लेट्स सी फंक्शंस का ये को कैसे चेक करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है. सो जस्ट 1 मिनट. ठीक है, ओके. सो ये हमने 3 फंक्शंस ले लिए हैं और हमें ये चेक करना है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है. अब तो सबसे पहले हमने इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है. लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, हम इन फंक्शंस को एक एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐड कर देते हैं और इक्वल टू 0 कर देते हैं. जब आप ये चीज कर देते हैं तो उसके बाद हमारा क्या काम रह जाता है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करनी. एक बार आपने अल्फा बीटा वैल्यू गामा की वैल्यू फाइंड कर ली, अगर तीनों वैल्यू 0 हैं तो हम कह देंगे फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. और अगर इनमें से एक भी नॉन जीरो आ जाएगा देन वी विल से दे आर लीनियरली डिपेंडेंट. तो हमारे पास ये आ गया. अब हम क्या करेंगे, अब ये देखिए टी पे डिपेंडेंट है तो हम डिफरेंट टी की वैल्यूज को पुट करके हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे. तो हमने पहले टी इक्वल टू 0 किया तो हमें अल्फा इक्वल टू 0 मिल गया. हमने टी इक्वल टू पाई किया तो हमें गामा इक्वल टू 0 मिल गया. हमें टी इक्वल टू पाई बाई 2 किया तो हमें बीटा इक्वल टू 0 मिल गया. मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों 0 हो गए. इसका माने दीज फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. अगर मान लीजिए सपोज इनमें से एक भी नॉन जीरो हो जाएगा, सपोज अल्फा नॉट इक्वल टू 0 हो जाता, तब फिर ये हमारे लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता. ओके, नाउ लेट्स कम टू द बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस. ये ध्यान रखिए हम बेसिस और डायमेंशन की बात वेक्टर स्पेस के ही रिलेशन में ही करते हैं. अगर वेक्टर स्पेस अगर कोई सेट वेक्टर स्पेस नहीं है तो उसका हम बेसिस डायमेंशन के बारे में उसकी बात नहीं करेंगे. सो अब हम क्या कर ओके सो हमने एक सेट लिया S जिसमें n वेक्टर्स है u1 u2 un और ये एक वेक्टर स्पेस V का सबसेट है. तो इस सेट को हम बेसिस कब कहेंगे, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, दैट इज S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड सेकंड S स्पैन्स V. अब लीनियरली इंडिपेंडेंट तो ये हम लोगों ने देखा इस एग्जांपल में. हम क्या करेंगे, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेंगे इन यूआईज का, इक्वल टू 0 कर देंगे. अगर सारे लीनियर कॉम्बिनेशन लाइक समेशन like you can do is summation alpha I ui is equal to 0. ये हमारा हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन. और अगर हम प्रूव कर पाए कि दैट दिस इंप्लाइज दैट अल्फा आई इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा ये हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है. तो इस तरह से हम लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ कर सकते हैं. स्पैन मतलब क्या है, अगर हम ये V का कोई भी वेक्टर स्पेस V का एलिमेंट लें और इस स्मॉल v को अगर हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाए, लाइक इफ आई कैन राइट लाइक दिस ui vi, तो हम कहते हैं दिस S will span the vector space V. This should be true for all elements of the vector space V. ये नहीं कि कुछ के लिए ट्रू है कुछ के लिए नहीं, अगर सारे के लिए ट्रू है तभी ये स्पैन करेगा. सो अगर सेट S वेक्टर स्पेस V को स्पैन कर रहा है और उसके एलिमेंट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, देन वी विल से दैट दिस S forms the basis of V. और इस बेसिस में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हो जाएगा हमारा डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस V. तो जैसे इस सेट में n एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस n हो जाएगा. ओके, नाउ वन थिंग यू हैव टू नोटिस दैट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट इन V इज यूनिक इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स ऑफ बेसिस. माने अगर हमने मान लीजिए एक ये ले लिया रिप्रेजेंटेशन, दूसरा हमने V का रिप्रेजेंटेशन क्या ले लिया, हमने ले लिया समेशन बीटा आई ui. ये हमारा दूसरा रिप्रेजेंटेशन हो गया. अब ये हमारा दूसरा रिप्रेजेंटेशन हो गया. अब जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू समेशन अल्फा आई
माइनस बीटा आई इंटू यू आई। अब अल्फा ई बीटा ई दोनों कांस्टेंट्स हैं, तो ये सबट्रैक्शन में कांस्टेंट होगा, तो ये क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यू आईज। अब क्योंकि यू आई लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका माने ये जो कोफिशिएंट्स हैं दे शुड बी जीरो, एंड दीज इक्वल टू जीरो मींस अल्फा इज इक्वल टू बीटा आई, दैट मींस दीस टू रिप्रेजेंटेशंस आर द सेम। सो इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। Okay, now let's come back to some examples. Now consider this set. This is three elements E1, E2, E3, and we have to show that this forms the basis of R3 and the field is R. तो पहला चीज लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के लिए हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, जीरो को इक्वेट करते हैं, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं अल्फा बीटा गामा तीनों जीरो आ जाते हैं। अब तीनों जीरो हैं, इसका माने ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अब स्पैन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम R3 का एक एलिमेंट लेते हैं। R3 में कैसे एलिमेंट्स होंगे, ट्रिपलेट्स होंगे, तो हम एक्स वाई जेड तीनों कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लेते हैं और इसको हम E1, E2, E3 के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। सो एक्स वाई जेड को हम ऐसे लिख सकते, फिर हमने फर्स्ट से x कॉमन ले लिया, सेकंड से y, थर्ड से z कॉमन ले लिया, और इसको हम लिख सकते हैं xe1 प्लस y e2 प्लस z, माने हम x y z को E1, E2, E3 के लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख सकते हैं। इसका माने, और ये हमारा क्या एक आर्बिट्ररी एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर स्पेस R3 का, तो इसका माने सारे ही एलिमेंट्स ऐसे लिखे जा सकते हैं, दैट मींस दिस स्पैन्स V and therefore this forms basis of R3. अब देखिए इस बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं, तीन है, इसलिए डायमेंशन ऑफ R3 will be 3. So is that okay? Okay. एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम डिफरेंट बेसिस लेते हैं, इस सेट में डिफरेंट एलिमेंट्स लेते हैं और चेक करते हैं ये इसका R3 का बेसिस बना रहा है या नहीं बना रहा है। फिर से हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, इक्वल टू जीरो को इक्वेट किया और हमने सॉल्व किया, तो हमें वी गेट अल्फा गामा इज जीरो, बीटा इज जीरो एंड अल्फा इज जीरो, माने तीनों जीरो है, इसका माने ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। फिर अगेन वी टुक एलिमेंट इन R3 और हमने उसको इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा एंड वी सॉल्व द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, और जो कि हम कर पाए, इसीलिए हम एक्स वाई जेड को ऐसे लिख सकते हैं, दैट मींस एनी वेक्टर इन R3 कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U1, U2, U3। अगर मान लीजिए हम ये नहीं लिख पाते तो फिर हम कह देते ये इसको स्पैन नहीं करेगा। अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, स्पैन कर रहा है, तो ये इसका बेसिस बनाएगा, और अगेन एज यू कैन सी बेसिस में तीन एलिमेंट्स हैं, तो डायमेंशन ऑफ R3 इज 3। और यहाँ देखिए इससे पहले एग्जांपल में भी हमने शो किया था कि R3 का डायमेंशन 3 ही है, तो जबकि यहाँ फर्क बेसिस है, यहाँ बेसिस फर्क है। सो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन हमेशा सेम रहेगा, बेसिस डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन उसमें भी ये आपको ध्यान रखना है कि बेसिस में जो एलिमेंट होंगे वो जितना इसका डायमेंशन होंगे उतने ही होंगे, उससे ज्यादा कम नहीं हो सकते। दूसरी चीज, हमने यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स को ऐड करके, ऑर्डर्ड पेयर्स को इक्वेट करके अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाली है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो यू कैन सॉल्व सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशंस इन 3 अननोन्स एंड देन गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। अब यहाँ पे क्योंकि काफी सारे जीरोस थे तो कैलकुलेशन सिंपल था, तो हमने ऐसे कर लिया, and if it's complicated then we'll use system of linear equations and get the value of alpha beta and gamma. Okay. ये तो एक तरीका था जिसमें हम linearly independent या dependent प्रूव किया। Now next question is, does this form a basis of R3? अब एक तो तरीका है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे linearly independent है या नहीं। linearly independent अगर है तभी हम चेक करेंगे वो स्पैन कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो हम चेक नहीं करेंगे। अब एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट चेक करने का तरीका ये है जो हम लोग ने फॉलो किया था अभी। दूसरा एंड मच इजियर वे एज यू विल सी इज दिस वन, कि हम ये जो
ट्रिपलेट्स हैं इनको एज अ रो या एज अ कॉलम एक डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं। तो जैसे फर्स्ट ट्रिपलेट है, हमने इसको फर्स्ट रो बना दिया। आप चाहे तो हम रोज में लिख रहे हैं, आप चाहे तो कॉलम्स में भी लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज इज सेम, यू नो। सो चाहे आप रो वाइज कंसिडर करें चाहे कॉलम वाइज करें, इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। तो अब हमने एक डिटर्मिनेंट बना दिया जिसमें फर्स्ट ट्रिपलेट फर्स्ट रो, सेकंड ट्रिपलेट सेकंड रो, थर्ड ट्रिपलेट थर्ड रो। अब आप देखिए अगर फर्स्ट रो को हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें सेकंड रो मिल जाता है, माने ये दोनों रो सेम हो जाती हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट हमारा 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट जहां 0 हो गया, दिस विल टेल यू दैट द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये बेसिस नहीं फॉर्म करेगा बिकॉज द वेक्टर्स आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब यही अगर आप यहाँ चेक करना चाहें, अब जैसे हम यहाँ चेक करें, इसको हम करें 1 0 0, ये हो जाएगा 1 1 0 और ये हो जाएगा 1 1 1। इसका डिटरमिनेंट आप कैलकुलेट करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 1 व्हिच इज नॉट 0। तो अगर वेक्टर्स हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो जो आप उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे वो 0 नहीं होगा, और अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो उनका डिटरमिनेंट 0 होगा। सो ये एक और तरीका है चेक करने का कि ये जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं। आप उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लीजिए, अगर 0 आ रहा है तो लीनियरली डिपेंडेंट है, अगर नॉन 0 आ रहा है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, अब मान लीजिए हमें ये दो सबस्पेस दिए गए हैं U और W R4 के। R4 इसलिए क्योंकि यहाँ देखिए हर ये एक क्वाड्रुपल है, माने इसमें हर में 4 एलिमेंट्स हैं। सो यू हैव टू फाइंड द बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ U W एंड इसका इंटरसेक्शन। तो इसमें आपके 4 ये हैं और इसके बीच का रिलेशन ये है, ये 4 है, इसके बीच का रिलेशन ये है। अब इसके बेसिस में कितने एलिमेंट्स होंगे वो हम इसको देख के ही बता सकते हैं। कैसे? यहाँ देखिए ये सेट हमने लिया, इसको इक्वल टू माने C कैन बी रिटन एज सम ऑफ B एंड D, माने C इज डिपेंडिंग ऑन B एंड D। तो माने एक ये B और एक ये D, दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हो गए, और तीसरा हो गया A क्योंकि A कहीं पे भी नहीं आया। यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, इसलिए जो डायमेंशन ऑफ U होगा वो 3 होगा। अब वो कैसे आएगा? एक बार A को हम 0 वैल्यू देंगे और एक बार 1 देंगे, इसी तरह B और D को भी एक बार 0 देंगे, एक बार 1 देंगे। अब हमने एक बार A को 1 वैल्यू दी और B C D को 0 दी, तो हमारे पास एक ये वेक्टर आ गया। अब हमने A को 0 दी, B को 1 दी, D को 0 दी, तो हमारे पास ये वेक्टर आ गया। अब हमने B को 0 दी, D को 1 दी, तो हमारे पास ये वेक्टर आ गया। तो हमारे 3 वेक्टर्स हो गए। अब अगर आप कुछ और कॉम्बिनेशन करके किसी और को 0 वैल्यू देके, किसी को 1 देके अगर कोई वेक्टर इसके साथ इंक्लूड करेंगे तो आप देखेंगे ये सेट हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट। सो दिस इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एंड दिस फॉर्म्स द बेसिस। देखिए एक तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और दूसरा बेसिस इसलिए फॉर्म करेगा क्योंकि हमने ये कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ये वेक्टर्स को लिया है। और बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा 3। अब इसमें आ जाते हैं, इसमें क्या कंडीशन है? फर्स्ट एंट्री सेम एज द लास्ट एंट्री और बीच के दो की ये रिलेशन है। तो एक बार हमने A को 1 दिया, C को 0 दिया, तो हमारे पास ये वेक्टर आया। एक बार A को 0 दिया, C को 1 दिया, तो ये वेक्टर आया। तो हमारे पास आप जैसे देख सकते हैं A और C ये दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वो हैं, दो लीनियरली इंडिपेंडेंट हमारे पास क्या वेरिएबल्स हैं। सो इसीलिए हमारे बेसिस में 2 एलिमेंट्स होंगे, तो और वो ये 2 आ गए, और क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स है इसलिए डायमेंशन ऑफ W 2 हो जाएगा। अब तीसरा है इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन माने हमें वो 4 ट्रिपल्स कंसीडर करने हैं जो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करें और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करें। सो इनको जब लेके हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? A = 0। A = 0 आ गया तो D ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा बिकॉज A इज इक्वल टू D।
और दूसरा रिलेशन हमारे पास क्या आता है, b इक्वल टू 2c। अब c को हम 0 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि c को 0 लिया तो b भी 0 हो जाएगा, तो हमारा ये वेक्टर 0 वेक्टर हो जाएगा और बेसिस में 0 वेक्टर कभी नहीं जाता है। तो इसलिए हमने c की वैल्यू 1 ले ली, b की वैल्यू 2 आ गई, तो हमारे पास ये वेक्टर आ गया। ये वेक्टर हमारा बेसिस में चला जाएगा और क्योंकि एक ही वेक्टर है बेसिस में, इसलिए इसका डायमेंशन 1 हो जाएगा। So this is how you find the basis and dimension of a given subspace by deciding how many linearly independent entries or vectors are there. So and accordingly you can decide कि हम basis के elements क्या होंगे और उसका dimension क्या होंगे. So we'll stop here today.